हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 28th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 27th एपिसोड में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी को स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल आउटपुट होता है। जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ही फॉलो किया जाता है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल आउटपुट होता है जो कि बिजनेस की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर प्रेजेंट करता है और बताता है कि एट द एंड ऑफ अ ईयर बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है और उसकी पोजीशन कैसी है। ये एक्सप्लेन करता है कि एक बिजनेस को एट द एंड ऑफ अ ईयर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो एक बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिफाइन करती हैं, यानी कि बताती हैं कि एट द एंड ऑफ अ ईयर एक बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस का फाइनल आउटपुट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक ही प्लेस पे समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसमें से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। एक कंपनी बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करती है, क्या उसके हेड्स हैं और क्या उसके सब हेड्स हैं। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं आपका कंप्लीट सिलेबस करने के लिए। तो ये कुछ अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जाने वाले फीचर्स हैं जो कि ओपन है और फ्री हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। आस्क अ डाउट एक न्यू फीचर है जो कि अनअकैडमी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको एक्वायर करने के लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, जहां पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हो एनी टाइम। अगर कोई पर्टिकुलर डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्व्ड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको आस्क का डाउट पे क्लिक करना है, देन जो भी आपका डाउट है उसकी पिक क्लिक करके उसको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद वो पिक्चर आपने सेंड कर देनी है। सेंड करने के बाद उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी आप डाउट्स पूछ सकते हो और फिर भी अगर डाउट सॉल्व नहीं होता है तो उसके रिगार्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो मिल जाएगी जो आपका डाउट इंस्टेंटली सॉल्व कर देगा। तो इसको एक्वायर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री फीचर है। इसके साथ साथ कुछ और एडिशनल फीचर्स भी आपको मिल सकते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करते हो। जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहां पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, जितनी मर्जी लाइव लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हो और वो भी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ। लाइव डाउट्स भी डिस्कस किए जाते हैं, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल रिटन फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप क्लास 11th और 12th दोनों के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करना चाहते हैं तो ये आपके पास प्लान्स अवेलेबल हैं। और अगर आप सिर्फ 12th क्लास की सब्सक्रिप्शन एक्वायर करना चाहते हैं तो सेपरेट प्लान्स अवेलेबल हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ अनअकैडमी कुछ एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड करता है अपने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को, यानी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन का एक अपग्रेड वर्जन है जहां पर आपको स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। 3 डिग्री सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है,
पर्सनल इंटरेक्शन की जाती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, पर्सनली डाउट सॉल्व किए जाते हैं, आपकी रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर की जाती है और पेरेंट्स के साथ कनेक्शन भी मेंटेन किया जाता है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्वायर करना चाहते हैं तो ये उसके प्राइजेस हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको एक्वायर कर सकते हैं। क्लास 11th एंड 12th अगर दोनों की सब्सक्रिप्शन आपने एक्वायर करनी है तो ये प्राइजेस हैं, और अगर सिर्फ क्लास 12th के लिए सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी है तो ये क्लास 12th के प्राइजेस हैं। तो अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आप एक्वायर करते हो तो फरवरी के मंथ का ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन को एक्वायर करने के टाइम पर। बस आपको ये कोड यूज करना है jolly10, देन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ फरवरी मंथ के लिए ही वैलिड है, तो अगर आप मार्च में एक्वायर करते हो तो आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, फ्री फीचर्स को एंजॉय करिए और प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्वायर करने के बारे में डिसीजन लीजिए। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। पहले हम लायबिलिटी साइड्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एसेट साइड्स की बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लायबिलिटी साइड का एक मेजर पोर्शन जो है वो कवर करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड द लास्ट वन इज करंट लायबिलिटीज। तो ये मेजर हेड्स हैं। 11th स्टैंडर्ड में जो आप फॉर्मेट प्रिपेयर करते थे बैलेंस शीट का, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता था, ये वर्टिकल फॉर्म में है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये फर्स्ट जो हमारे पास है शेयर होल्डर्स फंड, ये क्या होते हैं? ओन्ड फंड्स यानी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसमें ये 3 कैटेगरीज आती हैं। देन सेकेंड हमारे पास आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो कि आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटसाइडर लायबिलिटीज, जैसे ये हमारे पास ओन फंड्स होते हैं, वैसे ही ये हमारे पास क्या है? लायबिलिटीज, यानी ये हमारे पास इक्विटी है और ये हमारे पास लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म डेट, जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। सेकेंड हमारे पास आती है शॉर्ट टर्म डेट्स यानी करंट लायबिलिटीज। एग्जाम में आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे जिनको डिस्क्राइब करना होगा, आपको बताना होगा कि ये कहां पर लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अथोराइज्ड कैपिटल, ये किसका पार्ट है? कॉल इन एरियर कहां पर राइट डाउन किया जाता है? यानी ये सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में लर्न करने होंगे और बताना होगा कि कौन सा आइटम कहां पर रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेबल, ये किसके अंडर रिकॉर्ड किया जाएगा? बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज में आता है और करंट लायबिलिटीज में इसका सब हेड क्या है? ट्रेड पेबल। तो ये सब आपको रिवाइज करने होंगे जो कि इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपका, आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। चलिए, सो जैसे कि हमने बताया बैलेंस शीट के फॉर्मेट को हम एसेट्स और लायबिलिटीज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम लायबिलिटी साइड अप्रोच को कवर करेंगे। लायबिलिटी साइड 3 कैटेगरीज है मेन, क्योंकि ये तो सिलेबस में है ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। मेन क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में शेयर होल्डर्स फंड को अंडरस्टैंड करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड्स होता क्या है और उसके सब हेड्स क्या हैं। चलिए, सो ये हमारे पास है इक्विटी एंड लायबिलिटी का फर्स्ट हेड।
तो ये मेजर हेड है, और ये तीनों सब हेड्स हैं। तो इसका मतलब जो शेयर होल्डर्स फंड होते हैं, जो प्रोप्राइटर्स फंड होते हैं, जो ओन्ड फंड होते हैं, उनमें 3 मेजर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट, शेयर कैपिटल, सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड द थर्ड वन इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इन तीनों को अगर एनालिसिस किया जाए तो मेन ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में नहीं आता। तो चलिए सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स फंड में से शेयर कैपिटल को अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली शेयर कैपिटल फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। शेयर कैपिटल फर्स्ट हमारे पास आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल का वो पोर्शन होता है जो रजिस्ट्रार के द्वारा ऑथोराइज किया जाता है, यानी ये मैक्सिमम अमाउंट होती है जो एक कंपनी रेज कर सकती है थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो और रजिस्ट्रार ये कहता है कि आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक की कैपिटल मार्केट में इशू कर सकते हो, तो आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी? 1 करोड़। तो अगर हम डिस्कस करें ऑथोराइज्ड कैपिटल, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल हम कहां पर मेंशन करते हैं, तो सिंपल, ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड में आता है। शेयर होल्डर्स फंड जो इसका मेन हेड है उसमें आता है, और इसका सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल। बस इतना ही आपको डिफाइन करना है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी मार्केट में इशू करती है कैपिटल रेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रजिस्ट्रार ने आपको अथॉरिटी दी है कि आप 1 करोड़ कैपिटल मार्केट में इशू करके अमाउंट रेज कर सकते हैं, दैट इज अथोराइज्ड कैपिटल। अब आपने 1 करोड़ में से 50 लाख मार्केट में शेयर्स इशू कर दी, तो आपकी इशूड कैपिटल कितनी है? 50 लाख। और ये भी कहां पर आती है? शेयर होल्डर्स फंड के शेयर कैपिटल में। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं की जाती, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज की जाती है। इनकी अमाउंट्स को प्लस नहीं किया जाता, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंट की जाती हैं। सिमिलरली फाइनल हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने मार्केट में इशू किया और लोगों ने परचेज कर लिया। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 50 लाख शेयर्स इशू किए हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, लेकिन पब्लिक ने 40 लाख शेयर्स ही परचेज किए, 40 लाख शेयर्स ही सब्सक्राइब किए, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होगी? 40 लाख। तो अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपसे पूछा जाता है तो इसका मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। सब हेड शेयर कैपिटल। और ये कौन सी वैल्यू पर प्रेजेंट किया जाता है? फेस वैल्यू पर, यानी विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम की अमाउंट सेपरेटली डिस्क्लोज की जाती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कई बार क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो पूरी अमाउंट पे नहीं करते, कॉल इन एरियर रहता है, तो उस केस में हम कहां पर लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। और अगर पूरी अमाउंट मिल जाती है तो कहां पर मेंशन करेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। हालांकि एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा, मेन इसके 3 हेड्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीनों के मेन हेड्स क्या हैं? शेयर होल्डर फंड। सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल। और ये दोनों नोट्स टू अकाउंट्स में शो किए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, ये नोट्स टू अकाउंट्स हैं। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये तीनों नोट्स टू अकाउंट्स में आते हैं। फाइनल अमाउंट कौन सी बैलेंस शीट में शो की जाती है? फेस वैल्यू।
और आपको याद रखना होगा जो पैसे नहीं मिले वो माइनस किए जाते हैं और जो अमाउंट फोरफिट कर दी जाती है फॉर द नॉन पेमेंट वो हमें ऐड करनी होती है। आई होप कि शेयर कैपिटल के चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होगी क्योंकि वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर शेयर कैपिटल का चैप्टर आपने मिस किया है तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए, तो अगर डिटेल में इक्विटी एंड लायबिलिटीज को एनालाइज किया जाए, शेयर कैपिटल को एनालाइज किया जाए, तो इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकंड इश्यूड कैपिटल एंड थर्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीनों का मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट्स में शो किया जाता है इनको। देन इसके बाद कॉल इन एरियर, ये अभी हमने एक्सप्लेन किया। जो पैसा नहीं मिला वो हम ऐड तो कर नहीं सकते, वो हमें क्या करना होगा? डिडक्ट करना होगा। किसमें से? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप की अमाउंट में से। कहां पर? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो अगर कॉल इन एरियर को देखा जाए तो ये शेयर होल्डर्स फंड में आता है, शेयर कैपिटल में ही इंक्लूड होता है, लेकिन इसको किया क्या जाता है? माइनस, डिडक्ट किया जाता है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, एक जो शेयर होल्डर है वो एडवांस में पैसे दे देता है, कॉल इन एडवांस। हालांकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर कॉल इन एरियर की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में कॉल इन एडवांस का भी क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए ये भी हमने इसी में इंक्लूड कर दिया। जो पैसा एडवांस में मिल जाता है वो कंपनी की लायबिलिटी होती है, और क्योंकि ये लायबिलिटी है इसलिए ये करंट लायबिलिटीज में आता है, अदर करंट लायबिलिटीज में। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोरफिटेड अमाउंट। ये भी हमने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। फोरफिटेड अमाउंट वो अमाउंट जिसके पैसे मिल चुके हैं और वो हमने फोरफिट कर दिए फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अदर कॉल्स। जैसे कि शेयर 10 रुपए का था, शेयर होल्डर ने 6 रुपए दे दिए, बाकी पेमेंट नहीं की, तो 6 रुपीज हमने फोरफिट कर दिए ना, अपने पास ही रख लिए, तो ये ऐड किया जाता है। इसका मतलब फोरफिटेड अमाउंट जो होती है, फोरफिटेड अकाउंट जो होता है वो शेयर होल्डर फंड में ही आता है, शेयर कैपिटल में आता है, नोट्स टू अकाउंट्स में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के बाद ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। कई बार क्या होता है, जो कंपनी है वो अपने फोरफिटेड शेयर्स को मार्केट में री इशू कर देती है और री इशू करने के टाइम पर प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट तो हमें अलग डिस्क्लोज करना होता है रिजर्व एंड सरप्लस में। सो ये सेकंड कैटेगरी में आएगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमें प्रॉफिट हुआ वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और कैपिटल रिजर्व किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी कि सेकंड कैटेगरी में। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है बोनस शेयर। कई बार क्या होता है, कंपनी जो है विदाउट एनी पेमेंट बोनस में शेयर्स इशू कर देती है फ्री में, और कई बार क्या होता है, कंपनी कोई एसेट परचेज करने के बदले में शेयर्स इशू कर देती है, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। चाहे पैसा नहीं मिला है लेकिन फिर भी ये शेयर कैपिटल में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसलिए अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है या फिर कंपनी शेयर्स इशू करती है अदर देन कैश के फॉर्म में, तो वो शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड किया जाता है, शेयर कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है, इसके सब हेड्स में एज अ नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये सारे हेड्स और सब हेड्स आपको रिमाइंड रखने होंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेसिकली रिजर्व्स और सरप्लस एक तरह का बचा हुआ प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बचा लेती है फ्यूचर यूज के लिए। कोई भी रिजर्व हो, किसी भी तरह का रिजर्व हो, वो कहां पर आता है? शेयर होल्डर्स फंड में, यानी इसका मेन हेड क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का सब हेड क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर कोई भी रिजर्व क्रिएट किया जाता है, किसी भी तरह का रिजर्व अगर क्रिएट किया जाता है, तो वो कहां पर रिकॉर्ड होता है? शेयर होल्डर्स फंड उसका मेन हेड है और रिजर्व एंड सरप्लस उसका सब हेड है। अब रिजर्व तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ये कुछ नेम्स यहां पर बताए गए हैं, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कैपिटल रिजर्व,
कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर्स ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अदर रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो बचा हुआ प्रॉफिट है, रिजर्व नहीं, प्रॉफिट, वो भी इसी में आता है, चाहे डेबिट बैलेंस है चाहे क्रेडिट बैलेंस है। सिंपल है, अगर आपका प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है, उसको क्या किया जाता है, प्लस। और अगर आपका प्रॉफिट डेबिट बैलेंस का है यानी वो लॉस है, उसको हम क्या करते हैं, माइनस, यानी उसका बैलेंस क्या होता है, नेगेटिव। चलिए, लास्ट कंपोनेंट जो शेयर होल्डर्स फंड में आता है वो है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब कई बार क्या होता है, जो कंपनी होती है ना, वो अपने शेयर्स को किसी फ्यूचर डेट में सेल करने के बारे में ना एग्रीमेंट कर लेती है। जैसे मैं कंपनी हूं, आपने मेरे कंपनी में शेयर्स परचेज करने हैं और मैंने इशू करने हैं, लेकिन मैंने अभी इशू नहीं करने, तो मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट एंटर कर सकता हूं कि भाई फ्यूचर में मैं आपको शेयर्स बेचूंगा इतने प्राइस में, पैसा उसका आप पे कर सकते हो। तो ये एक तरह से ना डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू कर देती है फॉर द एग्रीमेंट। जो आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ ना, उसके बदले में कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है जिसको हम शेयर वारंट बोलते हैं। तो शेयर वारंट्स आर द डॉक्यूमेंट्स issued by the company to their prospective shareholder। prospective shareholders मतलब वो बंदे जो फ्यूचर में कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, अभी वो शेयर होल्डर नहीं है। These are treated as the right of the shareholders as they entered into an agreement regarding purchase of shares। ये एक तरह से आपका राइट है, क्योंकि आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हमने एग्री किया है कि आप शेयर्स परचेज करोगे और मैं शेयर्स सेल करूंगा। प्राइस जो अभी डिसाइड हुआ है, लेकिन ट्रांजैक्शन फ्यूचर की होगी, तो इसीलिए ये भी शेयर होल्डर्स फंड में ही काउंट किया जाता है। तो अगर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है तो सिंपल है, इसका मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, और इसका सब हेड क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो सारा शेयर होल्डर्स फंड का जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अप्लाई करके देख लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें समझ आ गया। देखिए, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं स्टेट अंडर विच हेड्स एंड सब हेडिंग्स विल द फॉलोइंग आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी ये चैप्टर एक ऐसा है जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स नहीं करने हैं, बस इसके हेड्स और सब हेड्स याद करने हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, वैसे हमें बैलेंस शीट में भी इसके हेड्स और सब हेड्स याद करने पड़ेंगे। अगर देखा जाए आज के इस लेक्चर में हमने शेयर होल्डर्स फंड किया है ना, यानी ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं सबके मेन हेड्स क्या होने वाले हैं, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स फंड। इनके सब हेड्स क्या होंगे, वो 3 हो सकते हैं, या तो शेयर कैपिटल, या तो रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ऐसे ही हम ये पूरा चैप्टर करेंगे डिटेल में। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है, लाइक आपने कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट हमारे पास है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका मेन हेड तो शेयर होल्डर फंड ही रहेगा सबका, शेयर होल्डर्स फंड। लेकिन सब हेड क्या होगा, क्या ये शेयर कैपिटल है या रिजर्व एंड सरप्लस है? ऑब्वियसली प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस। अब बैलेंस लिखा हुआ है, बताया नहीं है डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम इसको क्रेडिट बैलेंस ही मानेंगे, पॉजिटिव बैलेंस है इसका, रिजर्व एंड सरप्लस में इसका बैलेंस पॉजिटिव है। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब रिजर्व से पता चल रहा है इसका मेन हेड तो शेयर होल्डर फंड है, रिजर्व मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट कॉल इन एरियर, मेन हेड तो वही रहने वाला है शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि हमने आज यही मेन हेड किया है। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज वाला हेड है, और थर्ड हेड हमारे पास मेन कौन सा है, करंट लायबिलिटीज।
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड कॉल इन एरियर इसी में आएगा, लेकिन किसके अंडर? ऑब्वियसली शेयर कैपिटल के अंडर। लेकिन आपको साथ में ये लिखना होगा कि ये जो है कॉल इन एरियर वो अमाउंट है जो रिसीव नहीं हुई है, इसलिए हम इसको डिडक्ट करेंगे, ये मेंशन करना पड़ेगा। डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब उसमें से हम डिडक्ट करेंगे। तो ये पूरी लाइन आपको यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी जो अभी हमने एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स फंड, और रिजर्व है तो रिजर्व एंड सरप्लस। देन नेट लॉस एज शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब लॉस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आएगा तो शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन नेगेटिव बैलेंस है तो यहां पर आप लिख देना नेगेटिव बैलेंस, या फिर लिख देना डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी रिजर्व है, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड में आएगा और रिजर्व एंड सरप्लस में। मतलब काफी इजी है। शेयर होल्डर्स फंड के 3 कंपोनेंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं सेम अगेन हेडिंग और सब हेड्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट हमारे पास है डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन डेबिट बैलेंस है यानी नेगेटिव बैलेंस। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व, मेन हेड शेयर होल्डर फंड, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस क्योंकि ये रिजर्व है। नेक्स्ट हमारे पास है फोरफिटेड शेयर अकाउंट, मतलब वो पैसा जो मिल चुका है और रिमेनिंग पैसा जो नहीं मिला उसके कारण अमाउंट फोरफिट कर दी गई, तो ये तो शेयर कैपिटल में ऐड किया जाता है ना। इसका मेन हेड तो शेयर होल्डर फंड में ही आएगा, सब हेड शेयर कैपिटल में, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एडिड, मतलब ये ऐड किया जाता है शेयर कैपिटल में। देन आता है सब्सिडी रिजर्व, ऑब्वियसली रिजर्व है तो रिजर्व एंड सरप्लस में। लास्ट बोनस शेयर, वो शेयर्स जो बिना अमाउंट रिसीव किए कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं, तो है तो रिजर्व, मतलब कंपनी ने जो है वो बिना पैसे के बोनस शेयर्स इशू कर दिए, है तो शेयर होल्डर फंड का हिस्सा, लेकिन काउंट किस में होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं, शेयर कैपिटल में। चाहे पैसा नहीं मिला है लेकिन है तो कंपनी की कैपिटल ना। चलिए, ऐसे ही लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां पर आएगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट करके बताइए इसका हेड क्या है और सब हेड क्या है, या फिर इसका क्या ट्रीटमेंट है। जिसका आंसर सही होगा उसको मेरी तरफ से हार्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को स्टार्ट किया। बैलेंस शीट के फॉर्मेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड लास्ट में करंट लायबिलिटीज। ये सेकेंड हेड हमने यहां से निकाल दिया है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हमने शेयर होल्डर्स फंड को अच्छे से कवर कर दिया, रिमेनिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।